गरीब माधवी फैक्ट्री की बाकी महिलाओं के साथ मैगी की पैकेट की पैकिंग कर रही होती है। तभी सुनीता, अरे वाह माधवी, इन 2 महीने में ही तुम्हारा हाथ पैकिंग करने में कितना अच्छा खासा बैठ गया है। अब तो तुम वाली पुरानी महिलाओं जितना मैगी के पैकेट बनाती हो। सेठ से पैसे बढ़ाने के लिए बोलना। सुनीता की बात को सुनकर माधवी थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि सेठ मोटा राम उसको मैगी पैकिंग करने के 4,000 रुपए ही दे रहा था। थोड़े पैसे में भी माधवी पूरी मेहनत से काम कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में उम्मीद लगी थी कि सेठ उसका काम देखकर पगार बढ़ा देगा। हाँ, 8 बज गए हैं। पैकिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि जब 8-9 घंटे गुजर जाते हैं। अभी तो घर जाकर खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। इतने में मोटा राम आकर के माधवी को पूछता है, माधवी, तूने गिनकर मैगी के 1000 पैकेट की पैकिंग पूरी तो कर लिया ना? जी जी सेठ जी, मैंने 1000 से ऊपर मैगी के पैकेट बनाए। ये आप गिनती करके देख लीजिए। मोटा राम जी, माधवी ने 1000 नहीं बल्कि आज 2000 पैकेट पूरा किया है। अब ये हम पुरानी लेडीज के बराबर में काम करती है। इसको भी पर पीस पैकेट के हिसाब से पैसे देने चाहिए तुमको। अरे बढ़ा दूंगा पैसे, मैंने कौन सा मना किया है। दिवाली आने वाली है तब बढ़ा दूंगा। वैसे भी इसे लगे अभी 1-2 महीने ही हुआ है। माधवी सभी औरतों के साथ फैक्ट्री से घर जाने के लिए बाहर निकलती है, जहां बरसात का तूफानी मौसम हो रखा था। आसमान में छाई घटाएं तेज तेज से गरज रही थी। कितना भयंकर बारिश का मौसम बन रखा है माधवी, तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है और तुम्हारा घर फैक्ट्री से सबसे दूर है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, मैं चली जाऊंगी। माधवी जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ बड़ी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे शोभा को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज तेज की घटाएं चमक रही हैं। बेचारी माधवी बहू बारिश में भीग गई होगी। कितनी बर्फ जैसी बारिश हो रही है, ठंड सी लग रही है। थरथराते हुए थोड़ी देर में माधवी घर पहुंचती है, जहां शोभा अभी तक चौखट ओट पर खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू तू आ गई। एक तो इतना खराब बारिश का मौसम है, मुझे तेरी बड़ी चिंता लग रही थी। माँ जी मैं ठीक हूँ, बारिश तेज थी ही थोड़ा सा भीग गई हूँ। बहू तू एकदम तर गीली हो रखी है। 2 महीने की तनख्वाह उठाकर घर में खर्च कर दिया, पर अपने लिए एक छाता नहीं खरीदा। तूने बरसात का मौसम है, तुझको रोज बाहर काम पर आना जाना करना है। माँ जी आपको तो पता है पिछले महीने ये काम पर बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन ही गए थे। सेठ ने उनकी 15 दिन की पगार काट ली थी, उनके पैसे से कमरे का किराया दे दिया और मुझको जो फैक्ट्री से 4000 रुपए मिले थे उसका राशन पानी डलवा दिया। सबका पेट भरवाना छाता खरीदने से ज्यादा जरूरी था, और वैसे भी अब तो थोड़े दिन की बरसात रह गई है। बाहू अभी तो बरसातें लगी हैं, अभी तो पूरे 2 महीना बारिश रहेगी। तू सबके बारे में सोचती है, सबकी छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करती है, लेकिन अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। इस घर की बहू होकर तू मनोहर। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भैया, क्या कोई तरीका नहीं है इस नदी के पानी को बढ़ने से रोकने का? हम इसे किस तरह रोक सकते हैं? बस अगर बारिश आना बंद हो गई तो ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये भादों का महीना है, इसमें बारिश ना होना ऐसा तो नामुमकिन है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे सब इस पानी में बह जाएंगे। शिवाय, अभिनव, अनिरुद्ध, राघव और आशीष ने गांव वालों से नदी के किनारे पत्थर लगाने को बोला। फिर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक ओर पत्थर लगा दिए। इसके कुछ दिन बाद बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। हे भगवान जी, पानी तो काफी ऊपर तक आ गया है। हमें जाकर अपने पतियों को बताना होगा। सही कह रही हो प्रगति, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति और साक्षी दोनों दौड़कर वापस अपने लकड़ी के बने घर में पहुंचे। राघव जी, पत्थर लगाने के बाद भी काफी ऊपर आ चुका है पानी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। प्रगति को गहराया हुआ देखकर 5 बेटे और गांव के कुछ आदमी नदी को देखने गए। नदी का पानी बिल्कुल मटमैला और काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। सभी गांव वालों से कहो कि जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लें और इस जगह को जल्दी से खाली कर दें, वरना ये नदी हम सबको ले डूबेगी। 5 बेटों ने सभी को इस बारे में खबर दी और फिर सभी ने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों से कुछ सब्जियां भी ले ली और कुछ उनके पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी सभी को अपने साथ लेकर वहां से निकलने को तैयार हुए। उन लोगों का वो छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, इसलिए वहां दूर दूर तक बसावट नहीं थी। सभी लोगों ने बेबस होकर पहाड़ों की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा, नीचे बाढ़ के आने का खतरा है।
लेकिन शिवाय जी, हम बड़े बूढ़ों और जानवरों को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? हम उन्हें अपने सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे माँ। सबसे पहले आप आइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। माँ बात को समझिए, हमें समय रहते आप सभी को ऊपर की तरफ चढ़ाना होगा, उसके बाद ही हम चढ़ पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बाढ़ के पानी में बह भी सकते हैं। इस पर सभी काफी घबरा गए। पांचों बेटों और कुछ आदमियों ने मिलकर पहले बूढ़ों को ऊपर की तरफ चढ़ाया, जहां पहाड़ में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। और फिर जब बेटों के चढ़ने की बारी आई तब तक नदी का पानी बाहर आ गया। पानी में लगातार लहरें उठने लगी और वो बड़ी ही तीव्र गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैया जल्दी कीजिए। अभिनव बेटा, राघव, अपने भाई की मदद कर। पांचों बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा लेते हुए समय रहते उस छोटी चट्टान पर चढ़ गए। उनके ऊपर चढ़ने की पानी की एक तेज और बड़ी लहर उस चट्टान से टकराई, जिससे कुछ गाय और बकरियां उसमें बह गई। हे भगवान, हमारी गैया। शिवाय, अभिनव देखो, हमारी गाय और बकरी पानी में बह गई, कुछ करो। पांचों बेटों ने गाय के बराबर इस घर को चला रही है। तभी मनोहर भी बारिश में गीला होकर घर चला आता है। उसके हाथों में थैली होती है जिसके अंदर चाउमीन बंधी होती है। माँ माधवी, आप दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। हाँ, आज सेठ ने लास्ट में बची थोड़ी चाउमीन पैक करके दे दी तो घर ले आया। तीनों मकान के अंदर आते हैं। कुछ देर में माधवी प्लेट में चाउमीन डालकर लेकर आती है। तभी चिंटू जीभ चटपटाते हुए, हाँ 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 मम्मी, ये चाउमीन देखने में कितनी चटपटी सी लग रही है और कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। इतना कहते हुए चिंटू कांटे वाले चम्मच से ढेर सारी चाउमीन लपेट कर खाने लगता है, जिसे देखकर मनीषा पूजा मुंह बनाकर, ओए भुक्का लालची कहीं का सारा चाउमीन तो अकेले मत खा जाना, हम दोनों के खाने के लिए भी छोड़ दे, पापा हमारे लिए ही लेकर आए हैं। मम्मी पापा देखो, ये पूजा दीदी फिर से मुझको भुक्कड़ बोल रही है। क्योंकि तो है भुक्कड़, जब भी मम्मी मैगी बनाती हैं तो ज्यादा तू ही अकेले हड़प जाता है और हम दोनों को थोड़ा मिलता है, हप्सी कहीं का। चाउमीन खाने को लेकर तीनों भाई बहन छीना झपटी करने लगते हैं। मनीषा पूजा जल्दी जल्दी सारा चाउमीन खा जाती हैं, जिसके चलते चिंटू को चाउमीन नहीं मिलता तो रोने लगता है। मम्मी पूजा दीदी मनीषा दीदी सारा चाउमीन खाकर खत्म कर दिया, मैंने खाली एक ही चम्मच खाया था, मुझको और खाना है। चिंटू की चाउमीन खाने की जिद पकड़े देख शोभा हरिराम उसे पुल्हाने लगते हैं। चिंटू बेटा, ये चाउमीन मैगी बच्चों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होता है। अभी मम्मी स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाएगी तो दादी अपने दुलारे पोते को अपने हाथ से खिलाएगी और दादा अपने चिंटू को गोदी में बिठाएंगे। अरे नहीं, मुझको नहीं खाना रोटी सब्जी, वो मुझको चटपटा नहीं लगता है, मुझको मम्मी के हाथ की चटपटी वाली मैगी खानी है। माधवी भाभी ऐसे नहीं मानने वाला, अब तो आपके हाथों की चटपटी मैगी खाकर मानेगा। शीतल ऐसा करो, लाला के यहाँ से एक पैकेट मैगी ले आओ, हिसाब में लिखवा देना। मैगी का पैकेट लेने के लिए शीतल लाला की दुकान पर आती है। हल्की हल्की बारिश अभी भी बरसना जारी थी, जहाँ शीतल देखती है कि बनिया की दुकान के बगल में फिंगर चाउमीन मोमोज बेचने वाला रेड़ी लगाकर खड़ा था और बारिश में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। ये लीजिए बहन जी, आपका 80 रुपए का फुल चाउमीन पैक कर दिया है। बाकी ये फ्राई मोमोज खाने हैं या पैक करने हैं ये बता दो। भैया मोमोज तो खाने हैं, फटाफट से लगा दो और मीठी वाली मेयोनीज मत डालना, तीखा स्पाइसी बनाना। ठेले वाला लड़की की फरमाइश के हिसाब से गर्मा गर्म मोमोज पर अलग से पैकेट में से मिर्च पाउडर बुरक देता है और डोंगे में तीखी चटनी डालकर खाने के लिए देता है। आपकी मोमोज बहुत टेस्टी और तीखे हैं खाने में। उस लड़की के अलावा ठेले पर और भी लोग भीड़ जमा कर खा रहे होते हैं, जिसे देख शीतल, इस मोमोज फिंगर वाले का ठेला कितना अच्छा खासा जम गया है। बारिश के मौसम में ऐसे ही चटपटी चीज भी तो लोग